नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश शुक्ला, डायरेक्टर आरजी न्यूरो स्पाइन प्राइवेट लिमिटेड, मेडिकल रोड, गोरखपुर। आज हम लोग बात करेंगे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, शाटिका या कमर दर्द के बारे में। ये सब लगभग एक दूसरे से सिनोनिमस वर्ड्स हैं जो हम लोग आम भाषा में यूज़ करते हैं कि शाटिका हो गया या कमर दर्द हो गया, पैरों में दर्द हो गया, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है। तो ये लगभग एक दूसरे को ओवरलैपिंग टर्म्स हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है, दूसरा इसके होने के कारण क्या क्या हैं, और अगर ये हो जाता है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस से। तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस एक ब्रॉड टर्म है जो हमें डिफाइन करता है कि हमारी कमर और कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है और वो दर्द रेडिएट होता होता हमारे पैरों में भी ट्रेवल करता है, जैसे थाइज के पोस्टीरियर पार्ट से लेके फिर लेग्स में और फुट तक जा सकता है, थंब तक जा सकता है, टो तक जा सकता है। तो ये पेन कई तरीके का हो सकता है। सॉफ्ट हल्का पेन हो सकता है, माइल्ड पेन हो सकता है, या बहुत सीवियर पेन भी हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट चल भी ना पा रहा हो। तो आज हम जानेंगे कि ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस आखिर होती क्या है। तो जैसा कि ये हम एक प्रोटोटाइप देख रहे हैं अपने हाथ में कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है जो गर्दन से शुरू होके और कमर तक, कॉक्सिक्स जिसको हम टेल बोन तक बोलते हैं, वहां तक आती है। तो इस हमारी जो पूरी रीढ़ की हड्डी होती है ये कई छोटी छोटी हड्डियों से मिल के बनी होती है, कि जैसा कि हमारे इस मॉडल में दिख रहा है। और हर दो हड्डियों के बीच में हमें एक कुशन दिया है ईश्वर ने। ये एक गद्दी जैसा होता है, कुशन जैसा होता है जो शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। इसको हम लोग डिस्क बोलते हैं। तो हर दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है और वहाँ से दोनों तरफ वन पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं जो कि यहाँ से निकलकर फिर हमारे पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो जब लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होती है तो उसमें जो हमारी ये डिस्क होती है वो डिस्क का पार्ट कुछ निकल जाता है बाहर की तरफ, जैसा कि इसमें ये रेड पोर्शन में दिख रहा है कि डिस्क का कुछ पोर्शन निकल के बाहर आ गया है और वो यहाँ से एग्जिटिंग नर्व्स पे दबाव डालता है। तो इसकी वजह से जो उस नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पैरों में है या जिस भी बॉडी के अंग में है, तो वहाँ पे वो बहुत एक्सक्रूएटिंग पेन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो पेन रेडिएट होता है। उसके साथ वो नंबनेस हो सकती है, एनास्थीसिया डेवलप हो सकता है, पेन टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। और डिपेंड करता है कि वो नर्व कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही है और उससे हमारे क्या क्या न्यूरल वीकनेस होने वाली है। दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नर्व। तो ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या साइटिका होता क्यों है? तो जैसा हमने अपने इंट्रोडक्शन में बताया आपको कि नर्व से कंप्रेशन की वजह से होते हैं। इसके कारण कई सारे हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है हमारा पॉस्चर। आजकल जैसे हर कोई सीडेंट्री लाइफ स्टाइल में आ रहा है, तो सबको ऑफिस में बैठ के काम करना है, घर में बैठ के हम काम करना है, फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पैरास्पाइनल मसल्स होती हैं जो इसके स्पाइन के चारों तरफ होती हैं और इसको मजबूत बनाती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं, पैरास्पाइनल मसल्स वीक हो जाती हैं। और उनमें वीक होने की वजह से हमारे स्पाइन में बहुत सारे कर्वेचर चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये मसल्स जो हैं कि स्पैज़म में आ जाती हैं और ये सीवियर पेन डेवलप करती हैं। तो ये पेन मिकेलिकन पेन होता है। इसमें आपकी कोई नर्व कंप्रेस नहीं हो रही है। दिस इज ड्यू टू द पैरास्पाइनल मस्कुलर स्पैज़म। और दूसरा जो पेन होता है, जो शाटिका का पेन होता है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का पेन होता है, वो नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है। दैट इज रेडिएटिंग पेन। अब ये पेन हमारा जो हो सकता है कि जैसे कारण में हमारा हैवी वेट लिफ्टिंग हो सकता है कि हमने हैवी वेट उठाया और हमारा स्पाइन सीधा नहीं रहा, तो डिस्क बल्ज हुआ और वहाँ पे फिर नर्व में इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं और वो जब डेडलिफ्ट करते हैं तो डेडलिफ्ट करने में वो उनको बैक में पेन हो जाता है और उनको कई बार डिस्क की समस्या हो जाती है। तो मैं उन सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आपको डेडलिफ्ट करना है, बट आपका पॉस्चर सही हो। आपका जो ट्रेनर है वो देखे कि आपका पॉस्चर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप जब वेट कैरी कर रहे हैं तो आपका स्पाइन जो है न्यूट्रल है कि नहीं है। तो इससे आप बच सकते हैं डेडलिफ्ट से होने वाले नर्व कंप्रेशन से। दूसरा कारण है कि ज़्यादा ट्रैवलिंग, जैसा कि आजकल हम सब लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हमारी इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो रही है, तो कुछ लोग तो दिन भर फील्ड में ही वर्क करते हैं, बाइक पे ही काम करते हैं, या फिर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो ए कारण ऑफ लंबर डेवलपिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ बैक एक, लोअर बैक एक। तीसरा कारण है ट्रॉमा हो सकता है। ट्रॉमा की वजह से, रोड साइड एक्सीडेंट्स की वजह से भी कई बार हमारे स्पाइन में फ्रैक्चर हो जाता है या फिर स्पाइनल बल्ज भी हो जाता है। दूसरा
कई बार हम लोग अपनी जो लाइफ स्टाइल की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारा जो वीकनेस हो जाती है, हमारी जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती हैं विटामिन डी कैल्शियम की वजह से, उसकी वजह से भी बैक एक होता है। खासकर ओल्ड एज में, स्पेशली फीमेल्स में, जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हैं जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो गई है, तो ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने की वजह से उनके जो स्पाइन बहुत कमज़ोर हो गया है, उसमें कभी कभी स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको एक्सक्रूएटिंग पेन होता है स्पाइन, बैक में, लोअर बैक एक में, कमर में, पैरों में दर्द होता है। तो दोस्तों, अगर हमें लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है, शाटिका हो गई है, तो उसके लक्षण क्या क्या होंगे? हमें कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल पेन है या फिर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है हमें? तो जो सिंपल पेन्स होते हैं, जो मस्कुलर पेन्स होते हैं, वो जनरली कुछ दिनों में सबसाइड हो जाते हैं, एक्यूटली डेवलप होते हैं, कुछ दिनों के रेस्ट में वो सबसाइड हो जाते हैं। और ये जो पेन होते हैं वो मस्कुलर में स्पैज्म की वजह से होते हैं। लेकिन जो पेन हमारे नर्व कंप्रेशन की वजह से होते हैं, वो पेन लोअर बैकएक में होता है, हमारे कूलों में, हमारे पैरों में रेडिएट होता है नीचे की तरफ, और पेन रेडिएटिंग पेन होता है, किसी एक खास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नर्व में वो पेन होगा, और वो कमर से लेके टो तक हो सकता है। ये पेन कई बार जो हमारी जो अदर फीचर्स होते हैं, झुंझुनाहट के साथ या चींटी काटने जैसा फील होता है, पैरास्थीसियाज फील होती हैं, या फिर सुन्न पड़ सकता है हमारा वो पैर का हिस्सा, या कमज़ोर पड़ सकता है, वीकनेस डेवलप हो सकती है, हमें चप्पल पहनने में, चलने में दिक्कत हो सकती है। बहुत ही सीवियर कंडीशंस होती हैं जो कार्डियक कोरोनरी सिंड्रोम्स डेवलप हो जाते हैं, उसमें पेशेंट्स को पेशाब और लैट्रिन का कंट्रोल भी खो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी नर्व कंप्रेस हो रही है और उस नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक है, और जो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं वो कितने सीवियर हैं। तो आपको सिंपल पेन से लेके और आपकी वीकनेस तक सारे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं ड्यू टू दिस लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। अगर हमारा बैकएक 4-5 दिन से ज़्यादा या 1 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है और रेडिएटिंग पेन हो रहा है, तो आपको पता तो चल गया कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम है नर्व्स की। तो फिर जाके आपको डॉक्टर से मिलना है, न्यूरोसर्जन से मिलिए, वो आपको एग्जामिन करेंगे, आपके कुछ टेस्ट करेंगे। टेस्ट एग्जामिनेशन के आधार पर डिसाइड करेंगे कि हमारी कौन सी नर्व कंप्रेस हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको सिंपल एक्सरे लिख सकते हैं टू सीधा कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, या फिर एमआरआई करा सकते हैं जिसमें कि क्लियरली विजिबल हो जाता है कि डिस्क बल्ज तो नहीं है, हमारी नर्व में कंप्रेशन तो नहीं हो रहा है, हमारे जॉइंट्स कैसे हैं। तो उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को अब कंजर्वेटिव मैनेज करना है या ऑपरेटिव करना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो कम लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के 80 to 90% पेशेंट्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से सही होते हैं, मींस दवाओं से, रेस्ट से और एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं। केवल 5 से 10% केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आप डॉक्टर ने जो आपको रेस्ट जितने दिन का बताया, जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ कि 4 to 5 डेज़ का एब्सोल्यूट बेड रेस्ट होना चाहिए अगर आपको रियली लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो रही है। आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट योर एक्सरसाइजेज अकॉर्डिंग, जैसे आपके डॉक्टर ने बताया है, गाइडेंस में करना है, और कोई भी आगे झुकने वाली या हैवी वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज करनी है जो आपके डॉक्टर बताएंगे आपकी बैक के लिए, बैक हेल्थ के लिए एक्सटेंशन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, उनको करें। साथ में आप हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, कोई जेल अप्लाई कर सकते हैं दर्द को कम करने के लिए। इनिशियली कुछ मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं मसल्स को रिलीव करने के लिए, और कुछ और मेडिसिन होती हैं जो आपके नसों के दर्द को दूर करती हैं। लेकिन वो केसेस जो दवा से नहीं ठीक हो रहे हैं, या जिनमें सीवियर डिस्क कम बल्ज हो रहा है और नर्व कंप्रेशन हो रहा है, या फिर कोई फ्रैक्चर हो गया है ट्रॉमा की वजह से या अदर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, या फिर हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, इन रीढ़ की हड्डियों के जो जॉइंट्स दोनों तरफ दिख रहे हैं, हर तरफ जॉइंट्स हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये जॉइंट्स अगर डिसलोकेट हो गए हैं या जॉइंट्स में लिस्थेसिस हो गई, एक वर्ड होता है कि एक हड्डी दूसरे के ऊपर मूव कर रही है, लिस्थेसिस हो रही है, तो उस केसेस में भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और आज के ज़माने में अब ऑपरेशन जो होते हैं लंबर स्पाइन के बहुत ही ज़्यादा सेफ़ हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, बिना हड्डी को काटे हुए दूरबीन विधि से ऑपरेशन होते हैं, जिसमें सेम डे आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। या फिर कुछ केसेस में जिनमें कि हमें इंडोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है, तो उसमें आप माइक्रोस्कोपिक सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही छोटा सा पार्ट ड्रिल करके या हल्का सा दोनों ऊपर और नीचे की हड्डियों के बीच में थोड़ी सी जगह बना के हम उसको ऑपरेट कर देते हैं, और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इवन अब तो स्पाइन का फिक्सेशन भी बहुत ही अच्छी विधि से और बहुत ही छोटे चीरे से होता है। तो अब आपको ऑपरेशन से बिल्कुल नहीं डरना है। ऑपरेशन के बाद आप अपने नॉर्मल दिनचर्या कर सकते हैं। अर्ली
अपने वर्क पे वापस जा सकते हैं। तो इतना सब कुछ जानना है, तेरे बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन पहले बताना है कि इससे आप बच कैसे सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप अगर इससे बच सकते हैं कैसे? सबसे पहली चीज़, आप अपना पॉस्चर सही करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट मुझे देखने को मिलते हैं वो उनके पॉस्चर की वजह से मिलते हैं। वो बहुत ज़्यादा झुक के काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर ऑफिस में जॉब करते हैं तो दिन भर झुके ऐसे बैठे रहते हैं। नहीं, आपको बिल्कुल स्पाइन को न्यूट्रल करके बैठना है। आपको अपने पैरों को रखने के लिए भी कोई एक जगह लेनी है, थोड़ा सा एक स्टूल जैसा लेना है जिससे पैर रिलैक्स हों। आप एक प्रॉपर पॉस्चर देख सकते हैं, इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से आपको टेबल और चेयर पे बैठना है। घर में बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है। जैसे आप जिस दिन खाली हैं, आप सोफे पे बैठ गए, सामने टीवी चल रही है, आप 3 4 6 घंटे तक टीवी देख रहे हैं बैठे बैठे, ऐसा नहीं करना है। कभी भी आपको जब प्रोलॉन्ग सिटिंग हो रही है तो 45 मिनट्स के बाद, 1 घंटे बाद आपको छोटा सा ब्रेक लेना है, थोड़ा सा टहलना है। थोड़ा सा आप अपने कमरे में भी टहल सकते हैं, वॉशरूम तक जा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा कमर को या पीठ को स्ट्रेच कर सकते हैं, और फिर आप बैक टू वर्क। दूसरा, हम बच सकते हैं ट्रैवलिंग से। अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की, तो हम लंबर स्पॉन्डिलाइटिस से बच सकते हैं। ट्रैवलिंग अगर कर भी रहे हैं तो हम प्रॉपर ध्यान रखें कि हम बाइक पे सीधे बैठे हैं, हमारी बैक एकदम सही है, हम जब गड्ढों से निकल रहे हैं, ब्रेकर से निकल रहे हैं, हचके हमारे कम से कम लगें। 4 व्हीलर जब आप चला रहे हो तो सीट बेल्ट लगा के बैठो, उसको एडजस्ट करो कि आप सीधे बैठो, और आप अपना बैक सपोर्ट भी ले सकते हैं, और ट्रैवलिंग कम से कम करें। तीसरा, हम ट्रॉमा इसका कारण है, तो ट्रॉमा से तो हम बच नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपनी बैक को हेल्थ को अच्छी करके चलें। चौथा, न्यूट्रिशन, कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेना है। अगर जो ओल्ड एज फीमेल्स हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो रही है, वो लोग प्रॉपरली अपना एक ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट करें। और लास्ट में, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी पैरास्पाइनल मसल्स वीक होती हैं। उन मसल्स को वीक होने की वजह से फिर आपको बैक एक स्टार्ट होता है और सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। तो रेगुलर एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस अपनी लाइफ में ऐड करनी है बस। थैंक यू।